दोस्तों आजकल पेट्रोल एंड डीजल के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि आम आदमी के लिए ये हाइक्स इन प्राइसेस लगभग अनबियरेबल बन चुके हैं, मतलब झेले नहीं जा रहे हैं। साथ ही में एलपीजी का दाम भी बढ़ चुका है जो कि घर के बजट को बहुत इफेक्ट करने लगा है। इसके साथ ही में आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी कि जब भी ये सवाल पूछा जाता है कि पेट्रोल के प्राइसेस में इतना हाइक क्यों हो रहा है, तो ये कहा जाता है कि कांग्रेस के टाइम पर जो ऑयल बॉन्ड्स थे उनका कर्ज इतना ज़्यादा था कि बीजेपी की सरकार इसको चुकाने के लिए मजबूरन इन प्राइसेस को हाई रख रही है और इन्हीं ऑयल बॉन्ड्स का हमेशा से हवाला देकर इस इम्पॉर्टेंट चीज़ को टाल दिया जाता है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा जो पूरी तरह से डेटा के बेसिस पर होगा। आखिर क्या है ये ऑयल बॉन्ड्स एंड किस तरह से इन ऑयल बॉन्ड्स की वजह से किस हद तक ऑयल के प्राइसेस में चेंजेस होते हैं कि आम आदमी का खुद का तेल निकल जाता है। आइए इसको अच्छे से समझते हैं। दोस्तों पेट्रोल एंड डीजल के जो प्राइसेस होते हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। इनकी जो प्राइस डिटर्मिनेशन होती है उसको किसी भी एक फैक्टर से जोड़कर निकाला नहीं जा सकता है। करेंटली जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम के थ्रू निकाले जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि ग्लोबल मार्केट में जैसे जैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस में चेंजेस होंगे वैसे वैसे इंडियन मार्केट में भी पेट्रोल एंड डीजल के दाम में चेंजेस होंगे। मींस अगर क्रूड ऑयल का प्राइसेस ग्लोबल मार्केट में इंक्रीज करता है तो इंडियन मार्केट में पेट्रोल का प्राइस भी इंक्रीज करेगा। और ठीक उसी प्रकार से ग्लोबल मार्केट में अगर क्रूड ऑयल का प्राइस डाउन होता है तो इंडियन मार्केट में भी जो पेट्रोल और डीजल का प्राइस है वो डाउन होता है। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि इसके प्राइस को सरकार कंट्रोल नहीं करती है और एक तरीके से ये डीरेगुलेटेड बॉडी है। दोस्तों डीरेगुलेटेड बॉडी उसको कहा जाता है जिसकी प्राइसिंग पावर पर सरकार का कंट्रोल नहीं होता, यानी कि जो फाइनल प्राइस होता है वो सरकार द्वारा डिसाइड नहीं किया जाता। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था दोस्तों। पहले फाइनल प्राइस ऑफ पेट्रोल जो होता था वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी, लेकिन फिर इससे गवर्नमेंट पर प्राइसेस हाइक को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप होने लगा, जिसकी वजह से मनमोहन सरकार ने 2010 में पेट्रोल प्राइसेस को डीरेगुलेटेड कर दिया और 2014 में मोदी की सरकार ने इसमें डीजल को भी शामिल कर दिया। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हर 15 दिन में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में चेंजेस आते थे, लेकिन जून 2017 में मोदी गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लाई जिसमें हर दिन इनके प्राइसेस में चेंज होने लगा। तो अब तक आप इतना तो समझ गए होंगे कि आज के पेट्रोल एंड डीजल के जो प्राइसेस हैं वो लगभग क्रूड ऑयल के प्राइसेस पर डिपेंड करते हैं। और अगर आप इस ग्राफ को क्लोजली मॉनिटर करेंगे तो आप पाएंगे कि पिछले कुछ समय में क्रूड ऑयल के प्राइसेस में राइज देखने को मिला है, जिससे इंडिया में भी पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस में इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ये रियलिटी नहीं है दोस्तों। दरअसल यहाँ पर एक और छुपा हुआ फैक्टर आता है जो लगभग आम आदमी को शायद से नहीं पता होता, एंड वो होता है टैक्स रेट। जी हाँ दोस्तों, जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस नेगेटिव में जा रहे थे तो सरकार ने अपने टैक्सेस बढ़ा दिए, जिससे इनका प्राइस इंडिया में उतने का उतना ही था। जबकि अगर हम इसको डीरेगुलेटेड बॉडी के अनुसार कैलकुलेट करें तो इसके प्राइसेस में गिरावट होनी चाहिए थी। अभी करंट पेट्रोल पर जो एक्साइज ड्यूटी ली जा रही है सरकार द्वारा वो लगभग 32.9 रुपये प्रति लीटर है, जो कि 2014 के कंपैरिजन में लगभग 3.5 गुना ज़्यादा है। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से है, जब ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस में हाइक होता है तो आप पेट्रोल का ज़्यादा प्राइस पे करते हैं, और वहीं जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस में कमी आती है तब भी आप पेट्रोल का हाई प्राइस ही पे कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये डीरेगुलेटेड बॉडी कहीं से भी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसके प्राइसेस में सरकार का मैनिपुलेशन है। अब अगर मैं करंट डेटा की बात करूं तो दिल्ली में जो इस टाइम पे पेट्रोल का प्राइसेस है उसका लगभग 60% सिर्फ और सिर्फ टैक्स के रूप में आम जनता पे कर रही है। अब यहाँ पर सम पीपल माइट बी थिंकिंग कि ये टैक्स इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के टाइम पर ऑयल बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा थे, इसलिए उनका कर्जा चुकाने का बोझ बहुत ज़्यादा है, राइट? तो चलो यारो, अब मैं आपको ऑयल बॉन्ड्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ देता हूँ और इसको इन प्राइसेस से को रिलेट करके समझाता हूँ। सिंपल सी भाषा में अगर मैं ऑयल बॉन्ड्स को एक्सप्लेन करूं तो ये एक तरीके से कुछ ऐसा होता है जिससे आप कुछ चीज़ गिरवी रखकर एक टाइम पीरियड के लिए लोन लेते हैं।
ज़्यादा टेक्निकली और ज़्यादा डीपली इस टॉपिक में नहीं जाएंगे क्योंकि इससे आपको समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो अगर मैं सिंपल सी भाषा में और समझाने की कोशिश करूं तो जैसे आप गोल्ड ज्वेलरी गिरवी रखवा के उसके ऊपर लोन लेते हैं, ये लोन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है और इस पर इंटरेस्ट भी पे किया जाता है। तो मनमोहन की सरकार ने सन 2005 से लेकर 2014 तक पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए टोटल 1.31 लाख करोड़ का बॉन्ड लोन लिया था, जिसमें सरकार ने अपने बॉन्ड ऑयल कंपनीज को दिए थे और प्रॉमिस किया था कि इतने टाइम पीरियड के बाद इसकी पेमेंट को वापस कर दिया जाएगा। हालांकि इन पर इंटरेस्ट रेट हर साल उन कंपनीज को मिलता रहेगा। अब जब ये लोन की फुल पेमेंट करी जाती है तो उसे हम मैच्योरिटी पीरियड कहते हैं। अब बात करते हैं सरकारी वेबसाइट पर ही दिए गए कुछ आंकड़ों के बारे में। दोस्तों, सन 2014 से लेकर अभी तक मोदी जी की सरकार ने एक भी ऑयल बॉन्ड पे नहीं किया है क्योंकि उनकी मैच्योरिटी डेट ही नहीं आई है। हालांकि हर साल इस सरकार को इंटरेस्ट के तौर पर 10,000 करोड़ का बर्डन जरूर उठाना पड़ा है और अब इसी साल अक्टूबर के महीने में 2 बॉन्ड्स मैच्योर होने भी वाले हैं जिनकी वैल्यू पूरे 10,000 करोड़ है। यानी इस साल सरकार को लगभग 20,000 करोड़ चुकाना और 2024 में लगभग 31,000 करोड़ के 3 और बॉन्ड्स मैच्योर होंगे। यानी कि 10,000 करोड़ के इंटरेस्ट के ऊपर 31,000 करोड़ रुपए और देना पड़ेगा। इन सब के अलावा जो बाकी के बचे हुए बॉन्ड्स हैं वो 2024 के इलेक्शन के बाद ही मैच्योर होंगे। यानी उनको पे करने का बर्डन किस सरकार के ऊपर पड़ेगा ये 2024 के इलेक्शन के बाद ही डिसाइड होगा। दोस्तों, ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है एक सरकारी वेबसाइट पर, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके खुद से भी देख सकते हैं। अब अगर इन आंकड़ों की बात करी जाए तो वाकई में ये कर्ज बहुत ज़्यादा है जो करंट सरकार को चुकाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से पेट्रोल के प्राइसेस ज़्यादा हैं और ये पिक्चर भी एकदम क्लियर हो चुकी होगी आपके लिए, राइट? जी नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आप शायद से ये भूल गए हैं कि अभी सरकार द्वारा लिए गए इन क्रूड ऑयल पर एक्साइज ड्यूटी को कैलकुलेट करना बाकी है, जो कि इतनी ज़्यादा सिर्फ ये कह के ली जा रही है क्योंकि ऑयल बॉन्ड्स का कर्ज बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं। तो आओ यारों, अब इन आंकड़ों को भी कैलकुलेट करते हैं। ये सरकार द्वारा कमाया गया अमाउंट है जो सिर्फ और सिर्फ ऑयल की एक्साइज ड्यूटी से हुआ है, यानी कि पेट्रोल और डीजल पे लगाई हुई एक्साइज ड्यूटी से कमाया गया। और ये अमाउंट मैं अपने आप से नहीं बताऊंगा आपको दोस्तों, ये खुद पार्लियामेंट में बीजेपी की सरकार ने बताया था, जिसके पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसे आप खुद से चेक कर सकते हैं। मोदी जी की सरकार ने सिर्फ एक साल में 2014 से लेकर 2015 तक जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के थ्रू कमाई करी थी, जो कि सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर लगाई जाती है, वो लगभग 1.54 लाख करोड़ रुपए थी, यानी कि 1,54,000 करोड़ रुपए दोस्तों। और कांग्रेस के टाइम पे लिया गया ऑयल बॉन्ड का कर्ज था लगभग 1,31,000 करोड़ रुपए। यानी दोस्तों, अगर सरकार चाहती तो सिर्फ इसी साल जो पैसे कमाए थे उससे सारे ऑयल बॉन्ड्स की पेमेंट कर सकती थी और फिर भी सरकार के पास कुछ हज़ार करोड़ रुपए बच जाते। और ये सिर्फ एक साल की एक्साइज ड्यूटी की कलेक्शन है सरकार द्वारा, वो भी सिर्फ जब ये 19 रुपए के आसपास हुआ करती थी पर लीटर पेट्रोल। वही बात करी जाए आज की यानी 2021 की, तो ये एक्साइज ड्यूटी लगभग 34 रुपये पर लीटर पहुंच चुकी है। तो इस हिसाब से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस टाइम पे गवर्नमेंट की कमाई लगभग दुगनी या फिर तिगुनी हो चुकी होगी। और ये आंकड़ा सुन के वाकई में आपका सर घूम जाएगा। ये था लगभग 3,34,000 करोड़ रुपए, यानी कि मोदी जी की सरकार ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 3,34,000 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ एक्साइज ड्यूटी से कमाए हैं, जो कि पेट्रोल और डीजल पे लगी थी। तो थोड़ा सा इमेजिन करके प्लस माइनस करके आप खुद दिमाग लगाइए। कांग्रेस की सरकार द्वारा लिया गया ऑयल बॉन्ड्स का कर्ज 1,31,000 करोड़ रुपए और करंट गवर्नमेंट की लास्ट फाइनेंशियल ईयर की जो कमाई थी पेट्रोल और डीजल के ऊपर 3,35,000 करोड़ रुपए, यानी पुराना कर्ज बड़े प्यार से चुकाने पर भी 2 लाख करोड़ रुपए बच जाते, जिसे ऑब्वियसली सरकार दूसरे डेवलपमेंट के कार्यों में यूज कर सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पेट्रोल डीजल के प्राइसेस
ऑयल बॉन्ड्स एंड रिपेमेंट का बोझ सब अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जैसा कि सारे फैक्ट्स मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं, तो अब मैं ये आप लोगों पर छोड़ता हूँ कि ये पेट्रोल डीजल के प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं वो किसकी गलती है और किस हद तक इसका दोष किसको दिया जा सकता है। किसी भी सरकार को सपोर्ट या अपोज नहीं करता। मैंने सिर्फ इस वीडियो में आपके सामने फैक्ट्स रखने की कोशिश करी है। इस वीडियो के माध्यम से बस मैंने आपको फैक्ट्स एंड डेटा के बेसिस पर रियल ट्रूथ दिखाने की कोशिश करी है। डिसीजन मैं पूरा आप लोगों पर छोड़ता हूँ। अगर आपको ये वीडियो में दी गई हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और साथ में कमेंट सेक्शन में अपने विचार लिखना भी मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।